कब से दाखिल हुआ? जुमे को क्वेश्चन है और इसको भी बाहर निकाल लो ताकि इधर जिसने बैठना बैठ जाए, इसको बाहर ये उठा के निकले ऐसे नहीं जैसे। इधर बैठ जाओ, शुरू करें। कोई बात नहीं, तो आप स्टार्ट कर दो। मैं पेशेंट नेम मोहम्मद आगे पूछो, आगे स्टार्ट। पेशेंट नेम मोहम्मद देखो कुछ जगह बना लो बैठने की। इधर आ जाओ कुछ। क्या शुरू करें? patient name Mohammad Amin, age 55, residence of the within from the city Islamabad, married. The chief complaint with which he came to the hospital was the rectal bleeding with the duration of 10 days, and it was going on and off from the last 8 years. History of present illness, other than rectal bleeding, he had no other chief complaints. History of present illness, he was in fine health 10 days earlier. After that he had rectal bleeding, and quantity varied from 1 cup to 4 cup, and it was fresh blood, and it was non-tender, and no fever was associated with this fresh red rectal bleeding. And upon further asking, he said a protruding mass from all 4 sides was coming out, and it was spontaneously reducible without any intervention. Along with that, he also reported of fatigue with weight loss of 10 kg with in the duration of the 8 years, and along with that he also reported that during bleeding his sleep also reported to decrease from 7 to 6 hours normally to 1 hour. And other than that, his surgical history, he had a bypass surgery 5 years back. Along with that, he had no other associated surgery till now. Regarding allergy history, he also reported of pollen allergy. And regarding past medical history, he is a patient of diabetes, and he in the past he also had heart disease, for which he had bypass surgery also. Yes. Anything else you want to ask? और कुछ पूछना चाहोगे? उन्होंने बताया बिल्कुल, उन्होंने अच्छी हिस्ट्री, सिर्फ एक आप ये गलत से रिपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम ये हिस्ट्री में टेंडरनेस भी बता दिया है ना। तो चलो, और इससे कुछ पूछना हो तो आप क्या पूछोगे? एक पेशेंट जिसको हिस्ट्री है ब्लीडिंग पीआर की एंड मैस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ एनल कैनाल, 2 इसकी कंप्लेंट्स। Yes, sir. सही, कितनी देर से थी? Sir, right now it was 10 days. ड्यूरेशन क्या थी कंप्लेंट्स की? Chief complaint was 10 days, but he was facing this issue for 8 years. But right now when he came, he 8 was... ईयर से इसको इशू था, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा। Yes, sir. ऐसे ही। Yes. और क्या पूछेंगे इसको? Sir, from all 4 sides or from one side to rule out? ये आपने कहा कि मैस वाज कमिंग आउट फ्रॉम ऑल 4 साइड। Yes, sir. एनल कैनाल में 4 साइड कौन सी होती है? हेमराइड की बेसिक पोजीशन कौन सी है जिस पे हेमराइड? 3 o'clock, 7 o'clock, or sir, 11 o'clock, 11 o'clock. 3 7 11 Yes. ठीक हो गया ना? Yes, sir. 3 7 11 या 4 7 11? 3 sir, 3 7 11. और अच्छा, और इस क्वेश्चन से क्या पूछेंगे? और सर वो रिड्यूसेबल था या स्पॉन्टेनियसली रिड्यूसेबल था, या उसको खुद मैन्युअली रिड्यूसेबल था या इरिड्यूसेबल था, ग्रेडिंग भी? वो तो आपने पूछ लिया। Yes, sir. आपने हिस्ट्री में बता दिया कि स्पॉन्टेनियसली रिड्यूसेबल। Yes, sir. आपने बताया अगर अपने। Yes, sir. Yes, sir. और हाँ जी, इस एक पेशेंट जिसको हेमराइड है, एक साइड से शुरू करते हैं। डॉक्टर, ये पेशेंट है जिसको हेमराइड है, ये आपके पास आ जाता है, आप हिस्ट्री देते हैं, 2 कंप्लेंट इसने आके आपको बताया।
ब्रीडिंग पीआर और मैस प्रोट्रूडिंग आउटर फेमल करना, ये तो दो कंप्लेंट, ये 2 वीक से ज़्यादा है वैसे कुछ सालों से। आप इस क्वेश्चन से और क्या पूछें? उसने बड़ी मैसिव ब्लीडिंग बताई, 3 से कितने कप, 1 to 4 cup it varied. Started from 1 cup. 4 कप। then अब maximum. एक पेशेंट जिसको 1 to 4 कप ब्लीडिंग डेली हो, क्या होगा उसको? नीमिया होकर शॉक में जा सकता है। 4 कप नहीं लट ऑफ ब्लड, ऐसे ही है। Yes sir. एक कप में कितने ml होता है? कम से कम 250 ml तो ज़रूर होगा ना, Yes, sir. 1 लीटर ब्लड इसका मतलब है। 1 लीटर ब्लड डेली आता था उसको। Started from 1 cup and then it progressed to 4 cups. Sir. देख चलो ठीक है, एग्रीड। अब जब 4 कप पे आ गया, Yes. 1 लीटर ब्लड डेली लूज होता है। अब इस पेशेंट का 1 लीटर ब्लड डेली लूज हो, वो चल के तो नहीं आएगा आपके पास, उसको क्या होगा? शॉक में होगा, Yes sir. उसको तो उठा के लेंगे। सही, तो इससे पूछो दोबारा। आपको जो ब्लीडिंग होती थी, आपको जो ब्लीडिंग होती थी ना बड़े शॉक के साथ, कितनी होती थी? मिकदार उसकी स्टार्ट हो गई है ना, वो एक माह दूसरा मतलब स्टार्ट हो रहा है, पहले वो पकाने के साथ निशान आना है, इस तरह निशान आता है। फिर जब वो स्टार्ट हो गई है ना, तकरीबन फर्स्ट टाइम एक काफ़ी छोटा नहीं होता, चाय वाला हाँ चाय वाला या काफ़ी वाला छोटा, वो फ्लाश में स्टेटमेंट बदल गई है। फिर मैं उठ के नहीं और मैंने कहा उनको चाय बताया वाले कप और चाय वाले कप में फर्क है। Yes sir. Quantity. आगे चलो। वो भी काफ़ी अच्छा और आगे भी आप बताइए। आप बड़ा ले ले या छोटा ले ले। ठीक है, एक को फिर उसके बाद आगे आगे उसके बाद फिर जब मैं खड़ा हुआ हूँ ना, मसलन आपने तसल्ला करके खड़ा हुआ ये फर्श पे फिर वाश किया, फिर मैंने कपड़े पहन के बेड में आया हूँ, फिर पूरे ये कलीन शुरुआत पूरी प्रोग्रेस चलता मैं इसलिए था कि मैंने प्राइवेट ये ट्रीटमेंट करवा रहा था, वो नीलोफर के ला देते थे, उससे मैं थोड़ा क्या लगाते थे? टीके लगाते थे कौन से इसने एक वर्ड यूज किया, आपने नोट क्या कह रहा है ये? क्या लगा देते थे? कौन से इंजेक्शन लगाते थे? नीलोफर क्या वीनोफर लगाते थे। Yes sir. उससे अच्छा था कि नहीं उसे थोड़ा सकता था, ब्लड नहीं रुकता था, फिर क्या किया? फिर वो मेडिसिन देता रहा एक हफ्ता, ये जो मैं आया हूँ ना पूरा हफ्ता और क्या पूछोगे? उम्र कितनी? 55. एक बंदा जिसकी 55 ईयर एज है और ब्रीडिंग पीआर है और मैच नहीं कर रहा है रेफरेंस से, आपके जहन में क्या चीज़ आनी चाहिए हेमराइड के अलावा? Malignancy. हेमराइड के अलावा Malignancy. मेलिग्नेंसी, और मेलिग्नेंसी को कैसे आपने Weight loss सबसे पहले हिस्ट्री क्या पूछेंगे? Weight loss. उसमें वेट लॉस की हिस्ट्री तो है, Sir, इनका 10 kg in the duration of 8 years. तो वेट लॉस तो है। 10 kg लूज होना बेशक 8 साल में हुआ है, Yes sir. वेट तो वेट लॉस तो हुआ है, Yes sir. लेकिन ग्रेजुअल हुआ है। Gradual way. Yes sir. प्रोग्रेसिव वेट लॉस नहीं, ग्रेजुअल। Yes और sir. एक तो वेट लॉस की हिस्ट्री और जी म्यूकस की आपके पखाने में कोई पानी नुमा या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आती थी जिसका कोई मतलब कि रंग ना हो, बिल्कुल पानी की तरह चीज़ आती हो? आपने नोट किया हो? उसने बता दिया नहीं, ठीक है। और क्या पूछेंगे? मसलन वो चीज़ तो आती है ना, पेट में पेन हो, नहीं नहीं, बस पानी नुमा कोई चीज़ तो नहीं आती वो ब्लीडिंग के अलावा सर वो पूछे मैंने कि जो ब्लीडिंग है वो कब हो रही है, जो ब्लीडिंग हो रही है आपको वो किस टाइम हो रही है? पूछो। सर आपको जो खाना तब वो आता है ब्लीडिंग या मतलब जब मैं बैठा हूँ ना, एक दफ़ा तो खाना आ गया ना, बाद में ऐसे मुझे महसूस हो रहा था पीर आ रहा है, फिर मैं वास्तव में बैठा तो ब्लीडिंग ही पहले पहले पकाना होता है, बाद में एक दफ़ा या घंटे बाद 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे पकाना आ रहा है, तो
इतना मज़ा आता है ना कि वास्तव में दिल करता है कि उधर ही करा रहा है। मतलब फिर ब्लीडिंग है वो होती तक की जब आप आना करते हैं। अभी ब्लीडिंग का मतलब अमाउंट तो आपने पूछ लिया और कितना, और ब्लीडिंग का क्या पूछा? अमाउंट इसने पूछ ली और क्या पूछा? हाँ वेरी गुड। किस कलर की ब्लीडिंग थी? वो पूछे सर फ्रेश रेड है, नॉट रेड ब्लैक। कलर का ब्लड होता है Yes. ये ब्लैक कलर का Red. काले रंग का होता है, ये सुर्ख होता है। रेड। नहीं रेड रेड ये कंप्लीट फ्रेश। वो समझ ऐसे गए। दांत तो नहीं निकलती थी ब्लड नहीं बाहर नहीं निकलती। जब स्टीम निकले ना ब्लड की तो कोई वेसल रप्चर हो हेमराइडल प्रोसेस का ना कोई वेसल रप्चर अगर हो गई ना जलन ना दर्द ना कोई ये चीज़ें नहीं ये चीज़ें नहीं। यस सर। और हिस्ट्री में क्या पूछा? क्या पूछेंगे और हिस्ट्री में पूछा था कॉन्स्टिपेशन? वो नहीं पूछा हाँ आपको इसके जो दौरान। पेरियनल कंडीशन है ना फास्टर तो फिशर और हेमरेज कॉन्स्टिपेशन इनकी मेन रीजन। यस सर। कब ऐसा नहीं देते समझ को नहीं कब से? ये जब से बाईपास करवाया। अच्छा हाँ एक चीज़ आपसे पूछनी है, चलो कभी बता लो पहले। और बड़ा साहब कितने दिनों बाद करते हैं? ये उनको मैंने बताया था वो फिर उसके बाद में जाकर मेडिसिन ले ठीक है। फिर मैं दोबारा उनके पास गया कि यार मुझे मुसलसल ये मसला हो गया। फिर उन्होंने मुझे ये बैठो दो अच्छा जब वो आपका मेरी बड़ी एक ना आदत बन गई है जो मैं लेने का बदली में होना चाहिए। जब आपका बाईपास हुआ उन्होंने बाद में आपको कुछ मेडिसिन दी वो मैं ले रहा हूँ कौन सी मेडिसिन? एक पिटाटो में 5 mg जीटा 10 mg और माई जीटा और ये जब भी पेशेंट का बाईपास करते हैं या स्टेंटिंग कैप्सूल Cardio. लेने के लिए राजिंग तो पेशेंट को ब्लड थिनर देते ताकि ब्लड क्रॉस ना हो। सही है। और कॉमनली कौन सा देते हैं? वार्फरिन देते हैं। यस सर। कितने मिलीग्राम में? 5 मिलीग्राम। और इसको वार्फरिन में ले लो, अभी भी मिल रही है छोड़ दी है नहीं वो मुसलसल हो रही है। तो इसी से पहले तक ले रहे थे। रात को लेनी है जो ये ना दो प्लेट वो नाश्ते के बाद हो दो प्लेट ऑपरेशन से पहले तक आप लेते रहे? ऑपरेशन से पहले तो कोई दवाई नहीं मैंने ली। ये ऑपरेशन के बाद जो उन्होंने दी है ना वो मैं नहीं दिल के ऑपरेशन के बाद तो दवाई ले रहे हो ना ये, तो ये लो प्रिंट भी ले रहा है, लो प्लेट भी ले रहा है और वार्फरिन भी नहीं 2 प्लेट नहीं ले रहा लो प्लेट ले रहे 2 हो। प्लेट ले रहा हूँ वो भी मैंने उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन छोड़ के ले लो 3 दिन ले लो। ये उन्होंने उनके पास भी मैं जाता हूँ मैं मशवरा करता हूँ तो वो भी कहते हैं यार प्लेट कराओ मैं रेफर कर देता हूँ प्लेट कराओ इसका हाल ही है। ठीक है। तो लो प्लेट जो है मैं आज 10 दिन हो गया ना जब तक ऑपरेशन से पहले बंद कर दी? जी 10 दिन नहीं अभी जो हेमराइड का ऑपरेशन हुआ इससे पहले बंद कर बंद दी की थी? बंद। क्योंकि वो मैंने महसूस किया जब मैं लेता हूँ ना उससे फिर ज़्यादा खून ज़्यादा आता है। ब्लड थिनर। सही है ना। ब्लड थिनर आपने अगर पेशेंट ले रहा हो तो मिनिमम 5 to 7 डेज पहले बंद करना है। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर मैसिवली ब्लीड कर जाएगा ड्यूरिंग ऑपरेशन। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। ज़्यादा ब्लीड करेगा। यस सर। ठीक है चलो ठीक है। अब आपने इसका एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन में क्या देखते हो आप सीधे DRE पे आते हो, बाकी एग्जामिनेशन छोड़ दो। Yes, sir. DRE पे क्या देखोगे? सर जो मैस प्रोट्रूडिंग है उसकी पोजीशन हम देख सकते हैं देखो ना आपने खुद हिस्ट्री में बताया कि मैस प्रोट्रूड करता है फ्रॉम ऑल फोर्स। और फिर रिड्यूस कर देता है आपको डेस्टिनेशन, तो वो तो आपको नज़र नहीं आएगा। नहीं आएगा। फिर इंस्पेक्शन पे क्या देखोगे? सर कोई आर्टरी तो नहीं, आर्टरी कैसी नज़र आएगी आपको? आर्टरी नज़र आती जैसे DRE में हम पर DRE में आर्टरी नज़र आती म्यूकोजा नज़र आएगी। सही। तो DRE में सबसे पहले आपने क्या करना है? इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन पे क्या करें? इंस्पेक्शन पे क्या देखो? DRE में आप इंस्पेक्शन कर रहे हो क्या देखो?
जनरल अपीयरेंस बिल्कुल ठीक है। ब्लीडिंग अगर है तो आपको नज़र आ जाए, ठीक है। स्फिंक्टर की टोन देखेंगे, ठीक है। और कोई मैस प्रोट्रूड कर रहा है वो देखेंगे, ठीक है। और अगर मैस प्रोट्रूड नहीं कर रहा, पेन की हिस्ट्री है, तो आप DRE शुरू कर सकते हो। DRE शुरू करने के लिए आपने ग्लव फिंगर को लुब्रिकेट करें, पुट इन योर राइट इंडेक्स फिंगर, और इंडेक्स फिंगर में सबसे पहले आप क्या फील करते हो? एनी मैस इनसाइड द एनोरेक्टल एरिया, कहाँ तक आप देख सकते हो एनोरेक्टल एरिया में, और बाय डूइंग द DRE करते हुए आप कहाँ तक देख सकते हो, कहाँ तक फील कर सकते हो विद योर फिंगर कोई आपने कोई बताना चाहिए नहीं बोली। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बताओ कि आप DRE करते हुए फिंगर से कहाँ तक फील कर सकते हो? हाँ जी क्या आप बताओ। नहीं फिंगर से आप कहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हो या फील कर सकते हो? 4 सेंटीमीटर था। हाँ जी नहीं, एनल कनाल आप सारी देख सकते हो, आप लोअर थर्ड रेक्टम भी देख सकते हो। एनल कनाल एंड लोअर थर्ड रेक्टम ये आप फिंगर से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसमें कोई मैस है वो कैलकुलेट करवा। मेल में इंटीरियरली क्या कैलकुलेट करोगे? इंटीरियरली प्रोस्टेट, दोनों लोग प्रोस्टेट को फील होंगे, मीडियम सर्कल फील होगी। मिकोजा ओवर प्रोस्टेट आप देख सकते हैं, मोबाइल है या फिक्स है। पोस्टीरियरली मेल फीमेल दोनों में क्या फील कर सकते हैं? ऑप्सिक्स और लोअर शेप। लैटरल साइड पे क्या फील कर सकते हैं? हाँ जी, लैटरल साइड पे क्या फील कर सकते हैं? लैटरल मॉल ऑफ द रेक्टम, उसमें अगर कोई ग्रोथ है तो आपको फील हो जाएगी, ठीक है। तो फिंगर से जब आपने एग्जामिनेशन कर लिया, देन यू हैव टू विथड्रॉ योर फिंगर एंड एग्जामिन योर ओन फिंगर। और फिंगर पे आप क्या देखा? डॉक्टर साहब, इज देयर एनीथिंग स्पेशल यू आर डिस्कसिंग? आप जस्ट गेट अप एंड लीव द क्लास, जस्ट लीव द क्लास, जाओ खड़े हो जाओ और जाओ क्लास। तो बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपको, मैंने 2-3 दफ़ा नोट किया, लेकिन आप बाज नहीं आ रही थी। जाओ शाम मैंने अभी यू हैव टू लीव द क्लास, कोई ऑप्शन नहीं आपको। इंडेक्स फिंगर बाहर निकाल के देखेंगे कि यू हैव टू एग्जामिन योर ओन फिंगर। और फिंगर पे क्या देखेंगे? फिंगर पे क्या देखेंगे? प्रेजेंस ऑफ ब्लड, प्रेजेंस ऑफ फीकल मैटर, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ये तीनों चीज़ें आप देखोगे हैं या नहीं है। मुमकिन ही ना हो, लेकिन अगर जो भी है वो आप उसको डिस्क्राइब करें। अच्छा, ये करने के बाद यू विल डू अ प्रैक्टिस्कोपी। प्रैक्टिस्कोपी आपने देखी कभी होते हुए? किसी ने भी नहीं। बुक्स में वो इंस्ट्रूमेंट तो देखा कल जब वो एक्चुअली जब भी हम राइट कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज कम एंड डू अ प्रैक्टिस्कोपी एंड सी हाउ इट इज बीइंग डन। तो आप प्रॉक्सकोप को लुब्रिकेट करते हैं। आजकल जो प्रॉक्सकोप मिलते हैं वो उसके अंदर बिल्ट इन लाइट होती है, और प्रॉक्सकोप को इंसर्ट करते हैं। फुल करने के बाद उसका एब्चुरेटर भी ड्रॉ करते हैं, जो सी लाइट ऑन कर लेते हैं, और इसके बाद जो सी इनसाइड आपको कोई मैस होगा नज़र आ जाएगा, ब्लीडिंग होगी नज़र आ जाएगा, म्यूकस होगा नज़र आ जाएगा, फीकल मैटर होगा नज़र आ जाएगा। और प्रॉक्सकोप को आप ग्रेजुअली विड्रॉ करें टिल आपको हेमराइड नज़र आना शुरू हो जाए। प्राइमरी हेमराइड कितनी होती है? 3। सेकेंडरी हेमराइड कितनी होती है? इन 3 पोजीशन के अलावा बाकी जितने हेमराइड हैं वो सेकेंडरी हेमराइड। सही, वो आप नोट करो, प्राइमरी हेमराइड हैं
जैसे बिल्डिंग या दोनों भी हो सकते हैं। ओके, वो हमने नोट कर लिया। और कुछ प्रोसीजर हैं जो आप प्रॉक्टोस्कोप से कर सकते हैं। वो क्या है? प्रॉक्टोस्कोप से हाई रोशन आप प्रॉक्टोस्कोप से कौन सी प्रोसीजर कर सकते हैं? क्या मैंने कहा प्रॉक्टोस्कोप से आप कौन से प्रोसीजर कर सकते हैं? ये जो प्रॉक्टोस्कोपी मैंने आपको बताई ना, इससे कुछ प्रोसीजर आप कर सकते हो। कौन कौन से? अगर लेट से ग्रोथ है एनोरेक्टल एरिया में, आप बायोप्सी कर सकते हैं। आप बायोप्सी प्रोसेस लें और ग्रोथ का एक पीस ले लें। बिल्कुल बच्चे बात कर जाओ। तो आप बायोप्सी कर सकते हो उसमें। और आप हेमराइड है तो उससे इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी या बेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बेंडिंग के लिए भी प्रॉक्टोस्कोपी की ज़रूरत है और स्क्लेरोथेरेपी के लिए भी प्रॉक्टोस्कोपी की ज़रूरत है। आपने प्रॉक्टोस्कोपी की वहीं आप विड्रॉ करें जहाँ पे आपको हेमराइड का बेस निकल रहा है, उस जगह पे आपने इंजेक्शन लगाने होते हैं। जस्ट अबव दैट पॉइंट जहाँ पे बेस है हेमराइड का, जहाँ से हेमराइड शुरू होता है, आपने उस जगह पे स्क्लेरोजेंट इंजेक्ट करना है। नॉर्मली कौन सा स्क्लेरोजेंट इंजेक्ट करें? हेमराइड में कौन सा स्क्लेरोजेंट? अभी बात है जब तक ये बिलोंगर खुलने जस्ट फॉर वेट करें। तो स्क्लेरोजेंट नॉर्मली कौन सा इंजेक्ट करें? आपने कोई भी बताना चाहिए। कौन सा स्क्लेरोजेंट नॉर्मली इंजेक्ट करते हैं? अभी किसी को पता नहीं। 5% फिनोल इन एलमंड ऑयल, 5% फिनोल इन एलमंड ऑयल, यानी एलमंड ऑयल में आप 5% फिनोल डाल के एक सोल्यूशन बनाएं और आप उसको हेमराइड की बेस पे अंडर विजन इंजेक्ट करते हैं टू डू अ स्क्लेरोथेरेपी। 1 से 2 ml आप इंजेक्ट करते हैं वहाँ की सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा में जब आप इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? स्क्लेरोजेंट कहीं पर इंजेक्ट करें तो क्या होगा? सिकोसिस भी फाइब्रोसिस। तो जब फाइब्रोसिस होगी ना, तो जो हेमराइडल वेनस प्लेक्सेस हैं वो ऑक्लूड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सही। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। एक वक्त में आपने 2 हेमराइड इंजेक्ट करने हैं, तीनों को इकट्ठे नहीं कर सकते। सही। एक सेटिंग में आप 2 कर लें, अगली वाली में 1 कर लें अगर 3। सेकंड आप बेंडिंग कर सकते हैं। बेंडिंग कैसे करें? तो वो बैंड बेस होगा। फर्स्ट और सेकंड डिग्री हेमराइड में आप स्क्लेरोथेरेपी भी कर सकते हैं। बेंडिंग आपने क्या करना है? प्रॉक्टोस्कोपी करनी है। बेस ऑफ हेमराइड को पकड़ के बेंडिंग गन से आप जब बेंडिंग गन को फायर करते हैं ना, उसके ऊपर रबर बैंड चढ़े होते हैं। वो एक बैंड जाके हेमराइड के ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह ये हेमराइड है, इधर रबर बैंड लग जाएगा। ये सही। और रबर बैंड क्या करेगा? एक्लूड करेगा हेमराइडल प्लेक्सिस सप्लाई और एक्लूड करेगा तो क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम बंद करेगा। ब्लड स्ट्रीम बंद होगी तो क्या होगा? खुद ही इस्कीमिक नेक्रोसिस, नेक्रोज होगा और वो शेड अप हो जाएगा। पहले वाले में क्या होता था? फाइब्रोज होकर अक्लूड हो जाता है। दूसरे वाले में इस्कीमिक नेक्रोसिस होगा और शेड अप होगा। तो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं प्रॉक्टोस्कोपी से। नंबर 1 बायोप्सी, नंबर 2 इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, नंबर 3 बेंडिंग ऑफ हेमराइड। और फर्स्ट और सेकंड डिग्री में यही करते हैं। अभी आप ये बताएं हेमराइड्स की डिग्री कौन कौन सी होती है? हाँ भी डॉक्टर आपने बतानी हेमराइड की डिग्रीज बताएं जी। मैं आपको बता सकता हूँ 4 डिग्रीज होती हैं जो आपने एक एक करके बतानी। पहले फर्स्ट डिग्री बताएं। शाबाश। उस फर्स्ट डिग्री में सिर्फ ब्लीडिंग होती है और नथिंग प्रोट्रूड्स आउट ऑफ एनीथिंग, ब्लीडिंग नहीं होती।
तो ये फर्स्ट डिग्री हेमराइड। सेकंड डिग्री में प्रोट्रूजन होती है, Yes, sir. लेकिन डेफिकेशन के वक्त और स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाती है, इसको सेकंड डिग्री हेमराइड। यस सर, ये आपके सामने इसने जो हिस्ट्री ली यस सर, कि इसको हेमराइड थे, ब्लीडिंग थी, हेमराइड प्रोट्रूड करते थे, लेकिन वो रिड्यूस हुई। यस सर। थर्ड डिग्री कौन वो सी? मैकेनिकली खुद ही रिड्यूस करेगा। थर्ड डिग्री वो होते हैं जो खुद रिड्यूस ना हो, बल्कि पेशेंट को रिड्यूस करना पड़े या आप उसको रिड्यूस करें। यस सर, मैन्युअली चौथी डिग्री कौन सी होती है? इररिड्यूसिबल। जो ना पेशेंट से रिड्यूस हो ना आपसे रिड्यूस। यस सर, ये 4 डिग्री होती है। पहली और सेकंड डिग्री में आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सिक्लियोथेरेपी और थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में आप क्या करते हैं? एक्सीजनल हेमरेजेक्टमी। एक्सीजनल हेमरेजेक्टमी से मर्दों में मिलन ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन आसान का नाम क्या है? एक्सीजनल हेमरेजेक्टमी, यानी आप हेमराइड टिश्यू को एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सीजनल हेमरेजेक्टमी भी है। यस सर, पहले 2 ऑप्शन भी इसमें मौजूद थे, यस सर। उसको तो ग्रेड 2 था ना, तो उसको तो इसमें पहले 2 ऑप्शन मौजूद थे, सही है। लेकिन उन्होंने दे स्टेट वे गॉन फॉर द थर्ड ऑप्शन। ये भी ठीक है। यस सर, सही। इफ यू हैव टू किल a small bird with a pistol bullet या shotgun, उससे भी मर सकते, गन से भी मर सकते। सही है। एक्सीजनल हेमरेक्टमी आप सेकंड डिग्री में भी कर सकते हैं, मेरा ये एग्जांपल है। लेकिन कन्वेंशनली जो रिकमेंडेड है फर्स्ट और सेकंड डिग्री में बैंडिंग या सेक्यूरिटी, यस सर, थर्ड फोर्थ डिग्री में एक्सीजनल हेमरेक्टमी। और एक्सीजनल हेमरेक्टमी में करते क्या? अगर पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है, लोप्रीन, लोप्लेट या वॉर्फिन, ये कॉमनली यूज ब्लड थिनर है, जिसकी मतलब बाईपास हुआ हो, जब वेल्वुलर रिप्लेसमेंट हुई हो, वो लाइफ लॉन्ग वॉर्फिन करें, सही, 7 लोप्लेट के। और अगर जिसको स्टेंट डाला हो वो आमतौर पर लोप्लेट पे चलता है, सही। आपकी पेशेंट से स्पेशली पूछना है बाईपास तो नहीं हुआ या स्टेंट तो नहीं डाला। अगर डला है कार्डियो, तो अगर डला है तो क्या करना है? वो स्टॉप करना है। जो भी एंटीकोगुलेंट है वो बंद करना है। 10 कितनी देर के लिए? जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड बुक में है दैट इज़ 72 आवर्स, 3 दिन के लिए। लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड 5 से 7 दिन के लिए लोग करते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी देर के लिए बंद करनी चाहिए? 72 आपने बंद किया, पेशेंट को एडमिट किया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन की। इसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो रूटीन की हैं उनके अलावा स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सी करनी है? कोऑपरेशन प्रोफाइल, ठीक है। ब्लड थिनर ले रहे हैं देखने के लिए कि आप इसका कोऑपरेशन प्रोफाइल नॉर्मल है या डिग्रेंज है या प्रोलॉन्ग है, तो वो पहले कंफर्म करके फिर ऑपरेशन। बाकी इसके रूटीन के टेस्ट हेपेटाइटिस बी, सी, यू, RFT, LFT, XHS, TCG, को ECG और इको इसमें स्पेशली करेंगे इसके बाईपास। सही। ये करने के बाद अब आप इसको एडमिट करेंगे, OT ले जाएंगे, एनेस्थीसिया देंगे। आमतौर पर कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं? इसको कौन सा एनेस्थीसिया मिला? पूछ लो, किसी को पता होगा। मरीज़ को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? एनेस्थीसिया सबसे बेस्ट उसी को पता होता है जिसका ऑपरेशन हुआ होगा। कुछ ना आपको कौन सा एनेस्थीसिया मिला था? आपको उसका नाम मालूम है? यार देखो, इसको भी आसान तरीका पूछने का। आपका जो ऑपरेशन हुआ है ये कमर में इंजेक्शन लगा के हुआ था या बेहोश करके हुआ? कमर में इंजेक्शन लगा। क्लियर हो गया? कमर में इंजेक्शन लगा के कौन सा एनेस्थीसिया मिलता है? तो जब उन्होंने वो सर्जरी की है ना, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये 3 जो है ना वो मैंने रेड कर दिया है, चौथा जो है ना वो बहुत बड़ा है, वो थोड़ा ऊपर है। अगर वो भी है कर दी सर्जरी तो ये और जब वो बंद हो गया वो अगर इस तरह हो ना तो मैंने उनको फिर एक आध छोड़ दो। मैंने उनको कहा सर आप 2 डेडिकेट 2 लिखा है, 3 और जो भी है वो है।
वही 3 है। और 7 o'clock लिखा है। अच्छा, वो जो है ना, अगर हेमरेज प्राइमरी भी हो और सेकेंडरी भी हो, अगर तो सिर्फ प्राइमरी आप तीनों को एक्सरसाइज करें और जो दरमियान में स्किन है ना वो इंटेक्ट है, तो एनल स्टेनोसिस नहीं होता। अगर प्राइमरी भी हो और सेकेंडरी भी हो और आप सारे कर दें, क्या होगा, ये सारी स्किन ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म, जब फाइब्रोसिस होता है तो एनल स्टेनोसिस हो जाता है, विच इज़ एक्चुअली अ बिगर प्रॉब्लम देन द हेमरेज इटसेल्फ। यस। सही, इसलिए अगर प्राइमरी सेकेंडरी हो ना, आप प्राइमरी करते हो, सेकेंडरी छोड़ दो। सर ये जो 3 बोल रहे हैं वो 2 होंगे ना, तो एक 3 o'clock पे हुआ, एक 7 o'clock पे हुआ। लिखा हुआ है, लिखा है। अच्छा ने लिखा होगा, समझ गए। ये सर्जन ने, जो बेस्ट ऑपरेटिंग सर्जन आपको बेस्ट बता सकता है कि उसने क्या किया। ठीक है, जिसने ऑपरेशन किया उन्हें सबसे बेस्ट उसको पता होता है कि उसने कौन सा निकाला है और कौन सा नहीं निकाला। मोस्ट प्रॉब्ली सर इनके प्राइमरी हेमोरॉइड्स निकाल दिए होंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी छोड़ दिया, पर नॉर्मली ऐसे ही करते यस सर। ये लोग कह रहे थे थोड़ा वो ऊपर है ना, उसको कोई इतना अच्छी नहीं है। हैं। वो वो जिधर मेडिसिन से खत्म हो जाएगा। वो आमतौर पर खुद खत्म हो जाता है, ना हो ना उसमें इंजेक्शन वगैरह लगाया जा सकता है बाद में। सही है। अच्छा, वो जो है ना, ऑपरेशन करते हुए टोटल ये ख्याल रखना होता है कि आप पेशेंट को पहले से वर्ष न कर दें। ठीक है, और उसमें 2-3 चीज़ें जो हो सकती हैं। एक, अगर आप सारे हेमरेज कर दिए तो एनर्जी महसूस होगी। दूसरा और क्या हो सकता है, अगर आप एक्सटर्नल स्फिंक्टर डैमेज कर दें तो एनल इनकॉन्टिन्यूस हो जाती है, विच इज़ एक्चुअली अ बिगर प्रॉब्लम देन द हेमरेज इटसेल्फ। कि पेशेंट खांसी करेगा, स्टूल पास करेगा, ठीक है, जो कि ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपने ये 2 काम नहीं करने होते, एक स्फिंक्टर को सेव करना होता है और एक आपने इंश्योर करना होता है कि एनल स्ट्रीम से। तो हेमरेज को नॉर्मली हम निकोकुटेनियस जंक्शन से हेमरेज को पकड़ते हैं, नीचे पुल करते हैं, चारों तरफ डिसेक्शन करते हैं और हेमरेज डिसेक्ट करके ना कहाँ तक करते हैं डिसेक्ट, जहाँ तक शुरू हो रहा है स्टडी करते हैं और वहाँ पे लागेशन लगा देते हैं। फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं और जो रिडेंडेंट हेमरेज है काट देते हैं और ज़ख्म को खुला छोड़ देते हैं। वी लीव द वुंड ओपन, ज़ख्म खुला होता है, ब्लड वेसल को स्टिच लगे होते हैं, बाकी ज़ख्म खुला होता है। ओपन हेमरेडिक। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हेमरेज का हो गया ऑपरेशन, नेक्स्ट डे से आपने क्या करना है, आपने पूछा इसको अभी क्या ट्रीटमेंट हो रही है इसकी? यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा था। हाँ जी, अभी आजकल क्या कर रहे हैं इलाज आपका? वो पेन के इंजेक्शन लगा, एक तो पेन के इंजेक्शन लग रहे हैं और दूसरा वो आइटम के लिए क्या होता है, ड्रिप लग रही है और पानी में बर्फ अभी नहीं शुरू कराया मैंने। आपने क्या शुरू कह किया? रहे थे, मैं तो मैं घर जाऊँगा तो इधर पानी गर्म करूँ उसमें तो वाटर में ये बैठा जा रहा है। आइडियली क्या करना चाहिए आपको, टब में नीम गर्म पानी लें, उसमें कोविडीन आयोडीन सोल्यूशन डालो, यानी आयोडीन सोल्यूशन डालो और पेशेंट 2 से 5 मिनट उसके अंदर बैठे ताकि जो जख्म वाला एरिया है ना वो पानी में डिप हो। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, इसको कहते हैं सिट स्पॉट, SITZ, सिट स्पॉट। तो ये सिट स्पॉट आपने 8 आवर्ली करनी होती है, सुबह दोपहर शाम। मकसद क्या है, एक तो वो एरिया क्लीन हो गया, ठीक हो गया। सेकंड, आपने उसमें डिसइंफेक्टेंट भी डाला है, एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी हो गया इसका, सही है। और दूसरा लीक वाटर से ना एडिमा कम हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं जब आप सिर्फ स्टार्ट करते हैं। कब तक करनी है, जब तक जख्म ठीक ना हो जाए। और नॉर्मली कितना टाइम लगता है जख्म ठीक होने में? 2 से 3 हफ्ते, सही। एक तो अपनी सिर्फ बात करनी है। सेकंड क्या करना है, एंटीबायोटिक देना है, उसको मिलना है।
थर्ड, पेन किलर देने। फोर्थ, लगस्टिव देने ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन होगी तो क्या होगा? वही वो वोंड खराब हो जाएगी पेन ज़्यादा हो, यस सर। पेन ज़्यादा हो। और क्या ट्रीटमेंट देते सर ये ड्रिप बता रहा था कि ड्रिप भी लग रही थी पेन के साथ। पेशेंट देते हैं पेशेंट, छोटी ड्रिप लग रही है वो वाली, वो देख लटकी नहीं हुई। इसमें क्या होता है? हाँ जी, इसमें क्या है डॉक्टर? देखो तो ये पैरास्टामोल होगी या मेट्रोनिडाजोल होगी। मेट्रोनिडाजोल भी 100 ml के इन्फ्यूजन में आता है। तो पेरियनल एरिया में चूँकि ब्रैक्टीरियोइडीज भी होते हैं तो कवर डोज आपने, यार ये वो अटेंडेंस वाला आया था, अगर इधर खड़ा है तो बुला लो। तो इसमें मेट्रोनिडाजोल आपने देनी है, ये बेसिकली फ्लैजेल नहीं बस ठीक। और बेटामोल ये क्या पैरास्टामोल देखिए, अगर पेन लक्ष्य से इसको मिल रहा है, सिर्फ बात इसको मिलनी चाहिए। और भाई इधर आप बात सुन, इसको सिर्फ बात क्यों नहीं मिल रहा? इधर से आज तीसरा दिन है, इसको जुमे को ऑपरेशन हुआ, सिर्फ बात क्यों नहीं मिल रहा? क्या हो गया? आप ये खुद खुद लेके आते हैं, हमारे पास भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसका आप ये खुद लेके आते हैं। वो भी लेके आते हैं। ये इन्होंने मुझे कहा था वैसे गर्म पानी में मैं तो स्मेल वैसे मैं गर्म रात पानी भी में देता हूँ पानी गर्म करने के लिए, ताकि मुझे इधर तो नहीं मैं बैठ सकता। इधर की जगह है ज़्यादा से कमरे? वैसे है आप खाली कौन सा? एक कमरा खाली करो जिसमें सीट्स बात कराए, डब्बे खरीदो सही, और फिर मुझे तो सीट्स बात जो दिन से ऑपरेशन खत्म हुआ है उसके तो सीट्स बात शुरू करनी चाहिए। नहीं तो अगर नहीं होते तो फिर तूने अगर ड्यूटी वाले कोई बताना कि नहीं हो, आज डॉक्टर साहब को भी बताया था, वो ज़रा मुझे डॉक्टर बात ही नहीं बताना कि कौन सा था, उसका भी इंतजाम करते हैं, तो दोनों भी करते हैं। किसको? डॉक्टर आसिम। चलो मैं आता हूँ, रोड करते हैं पता करते हैं। चल सर ये एंटीबायोटिक्स जब हम इनको दे एक रहे से हैं एक बढ़ के ये वो जो है ना पहुँचे हुए लोग सर, यस सर बिल्कुल। उनको चाहिए तो मरीज़ को ज़्यादा जगह देते, और फिर कहते मगौड़ करो, पता कि ज़रूरी होता है। यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये वूंड हील होना शुरू हो जाएगा, 2 से 3 हफ्ते में ना ये वूंड मुकम्मल हील हो जाएगा। यस सर। अब अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करने क्या बताएंगे डिस्चार्ज करते हुए? लग्जेटिव्स नहीं छोड़ना, फिलहाल वो दोबारा वो 8 वाली दवाई 2 प्लेट दोबारा शुरू की, अभी नहीं की। वो मसला करो और इसको क्या एडवाइस क्या देंगे? हाई फाइबर डाइट लेनी, हाई फाइबर डाइट कैसे बताओ, क्या क्या खाए? जो फल वगैरह है, सब्जियां वगैरह वो आप ज़्यादा और गोश्त वगैरह कम खाना, प्रोटीन डाइट खाना। और मैंने आपको बताया गाजर को क्या खाने, क्या तो फ्रूट खाना है, सलाद खाना है, सब्जियाँ खाना है, गोश्त को मैं गोश्त और चावल कम खाने, गोश्त चावल का मैं कभी भी खाता और कब्ज़ की दवाई बकायदगी से पीनी है ताकि कब्ज़ ना हो। कब्ज़ होगी ना सख्त तकलीफ होगी। तो ये तो था हेमरेज, और पेरियनल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? फिशर हो सकता है, फिशर पिछला हो सकता है, फिशर हो सकता फिशर है। हो सकता है, सर पोलिप वही होगा कि वो कंप्लेन करेगा कि एक तरफ से मैस आ जाता है, वो कॉलर हो सकता है, और मेलिग्नेंसी और क्या? एनोरेक्टल कार्सिनोमा। एनोरेक्टल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा और कैशेलुलर का सर एक तो वेट लॉस सडन पहले हिस्ट्री, प्रोग्रेसिव वेट लॉस, यस ठीक है, और दूसरा और प्रोग्रेसिव वेट लॉस, दूसरा
चेंज इन बॉल हैबिट्स, ठीक है। तीसरा और क्या कंप्लेन होगी, हिस्ट्री में क्या कंप्लेन है, पेनलेस ब्लीडिंग वगैरह क्या पेनलेस ब्लीडिंग होगी विदाउट पेन। हेमराइड में भी पेनलेस है। और मैच प्रोट्रूड होगा जो रिड्यूस नहीं होगा, बाहरी है अगर एनल कैनाल में, और अगर रेक्टम में तो मैच प्रोट्रूड जाहिर नहीं होगा। अच्छा, और जब प्रॉपर्टी करेंगे तो आपको मैच नजर आएगा, फ्रैबल मैच, तो आप उधर ही उसकी बैप्सी कर दोगे, बैप्सी करके उसको फॉर्मेलिन में डिप करोगे और भेज दोगे हिस्ट्री। अगर कॉलोनिक कार्सिनोमा भी हो सकता है, तो जो आपको थर्ड रेक्टम का भी कार्सिनोमा हो सकता है, उसको कैसे रूल आउट करोगे, प्रोक्टोस्कोपी पे आप लोअर थर्ड रेक्टम तक देख सकते हैं, फिंगर से भी और प्रोक्टोस्कोपी। अगर मिडिल थर्ड का या अपर थर्ड का रेक्टम का ट्यूमर है, या सिग्मोइड का है, तो या कोलन का है, वो कैसे रूल आउट करोगे, कोलोनोस्कोपी कराओ। तो ऐसे पेशेंट जिसमें आप ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हो, हेमरेक्टमी से पहले आप उसकी कोलोनोस्कोपी करो, और अगर कोलोनोस्कोपी ठीक है देन यू कैन गो फॉर हेमरेक्टमी। और अगर कोलोनोस्कोपी में सीए डिटेक्ट हो जाता है तो आप सीए का प्राइमरीली ट्रीटमेंट करोगे रेदर देन गोइंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेक्टमी। तो इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, जिस तरह ये पेशेंट आया ब्लीडिंग पीआर और प्रोट्रूडिंग मैश के साथ, अगर यही पेशेंट आता ब्लीडिंग पीआर और पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन और ब्लीडिंग पीआर, तो क्या होता है फिशर। अगर ब्लीडिंग पीआर भी होती, पेरियनल पेन भी होती और फीवर होता साथ, फिर क्या देखिए, अगर ब्लीडिंग पीआर, पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन और पेन अराउंड द एनस एंड हिस्ट्री ऑफ फीवर, ये होता फिर क्या होता है, पेरियनल एब्सेस पेरियनल एब्सेस। पेन के साथ अगर ब्लीडिंग है, फीवर नहीं है, यू शुड थिंक अबाउट फिशर। लेकिन पेन के साथ फीवर है, यू शुड थिंक अबाउट एब्सेस, पेरियनल एब्सेस। क्या पस वगैरह सब पस आएगी अब सब। देखो, एब्सेस में शुरू में क्या होगा, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, अनलेस के एब्सेस रप्चर कर दे। जब रप्चर कर दे फिर पस है। आज ना अगर एब्सेस रप्चर नहीं करती तो पस नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग होगी, पेन होगी और फीवर होगी। डायवर्टिकुलाइटिस अगर होता है तो अगर डायवर्टिकुलाइटिस हो फिर क्या होगा, डायवर्टिकुलाइटिस में पेन होती है, नहीं होती, यानी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग होगी, म्यूकस डिस्चार्ज की हिस्ट्री होगी, लेकिन मैश प्रोट्रूड नहीं करेगा, मैश प्रोट्रूड नहीं करेगा, पेन नहीं होती, म्यूकस और ब्लड डिस्चार्ज होगा, और साथ एब्डोमिनल सिम्टम होंगे। हेमरेज में एब्डोमिनल सिम्टम होते हैं, नहीं होते, फिशर में एब्डोमिनल सिम्टम होते हैं, नहीं होते, पेरियनल एब्सेस में एब्डोमिनल सिम्टम होते हैं, नहीं होते, आईबीएस में एब्डोमिनल सिम्टम नहीं होते, और इसमें डायवर्टिकुलाइटिस में एब्डोमिनल सिम्टम, साथ ब्लड लव मीटर के साथ। तो हिस्ट्री से ही आपके जहन में डायग्नोसिस आ जाना चाहिए। जब आप पेशेंट से हिस्ट्री पूछ रहे हो, अब अगर आप में से कोई भी कंफर्टेबली अब हिस्ट्री ले सकता है तो बताए इस पेशेंट से क्या क्या पूछेंगे, यानी कि एक जो पेशेंट आपको बताएगा, एक जो आपने पूछने के वो इशू इसको नहीं है, ठीक है, क्या क्या पूछेंगे लूँगे आपको नहीं पूछना शुरू करें। डॉक्टर साहब जो बताएं ना यार, डॉक्टर साहब जो पूछे ना, हाँ या ना में जवाब दें, सही है ना, तो डिटेल नहीं बताएं, सही है। आज शुरू करो, डिटेल इंस्टीट्यूट में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन आप पूछना शुरू करो, क्या पूछें। अच्छा, आपको ब्लीडिंग, आपको जो खून है वो पखाने में आ रहा है, हाँ या नहीं में बस आप जवाब देते हैं। आता है या नहीं आता, पहले आता था नहीं आता था,
ऑपरेशन से पहले की बात करेंगे। अच्छा पहले की बात। हाँ, हाँ। हाँ यस। आता था। ये खून आपका, इसका जो रंग था वो लाल था। हाँ सर। इसकी जो मिकदार थी जो 1 से 4 कप के दरमियान थी। हाँ या नहीं में आपने जवाब दिया। स्टार्टिंग में 1 कप के बाद में उसमें चम्मच में ये इसके साथ आपको दर्द होता था पखाने में खून आने के दौरान? आपको तो इसका पेन नहीं था, तो आपने 3 चीज़ें रूल आउट करी, फिशर, एब्सेस और कौन सी? उसमें पेन नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आपने रूल आउट कर ली, 2, ना उसका फिशर है ना एब्सेस है। सही। इस दौरान पखाने में खून आने के दौरान आपको बुखार होता था? फीवर नहीं है, एब्सेस है। और अच्छा, इसके बाद पेट में कोई तकलीफ होती थी उस वक्त? नो। इसका मतलब है ना उसको ट्यूबरकुलोसिस अब जो ही चीज़ें आप पूछते जाते हैं आपको डायग्नोसिस क्लियर हो सकता है। सही है ना? हाँ। और पखाने के दौरान कोई हिस्सा आपका बाहर वो पखाने से आ रहा होता था या नहीं? यस। आ रहा होता था। चारों तरफ से आ रहा होता था? चारों साइड से आ रहा होता था? क्या देखो, ये नहीं बात पूछनी। हालो नहीं, वो जो जो सर्कल वहाँ हालो रहता जो देखो ना, वो राउंड स्ट्रक्चर होता है, हाँ। उसमें चारों तरफ से तो नहीं आएगा। चारों तरफ से वो आएगा जिसके 4 सर्फेसेज है। जिस तरह ये चीज़ है, इधर से इधर से इधर से। बताया था कि पोलिप एक तरफ से आता है वो। कॉलेज से एक तरफ से आता है। इससे पूछे कितनी जगह से मैच प्रोट्रूड करता है, तो आपको बता देगा। अच्छा, कितनी जगह से वो आपका वो गोश्तनुमा चीज़ आ रही होती है, आप बता सकते हैं? वो तो जो जगह है उससे ही वो आती थी। तो जब मैं वो खड़ा होता हूँ ना तो वो खुद ब खुद एक साइड से आ रही होती है? ये मुझे नहीं पता, एक साइड से वो ऐसे राउंड है ना, गोल है, तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पूरा ही वो बोटी गोशन माँ बाहर आ रहा है। हाँ, ये देखिए महसूस हो रहा था जब मैं ये खड़ा चीज़ होता बड़ी हूँ important है। वो खुद ब खुद अगर वापस patient चला कहे कि जाता है। पूरे नीचे आ रहा था और एक कहे ये 2 या 3 जगहों से आ रहा था, क्या फ़र्क है? पूरा- अगर तो पूरा नीचे आ रहा तो प्रोलैप्स है। प्रोलैप्स, yes। सही है। और अगर 1 या 2 या 3 जगह से आ रहा तो हमें सही है। हिस्ट्री में सिर्फ ये पूछ के आपके जहन में फ़ौरन जाना चाहिए कि ये कहीं प्रोलैप्स तो नहीं था। सही है। और ये जो आता था बाहर तो ये खुद ही अंदर चला जाता था या आपको खुद नहीं, खुद अंदर ही। करना पड़ता था? खुद ही चला जाता, खड़ा खुद ही- होता हूँ मैं, खुद ही चला जाता। अच्छा, पॉलिप देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। पॉलिप्स आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। ठीक है। इसमें ब्लीडिंग की हिस्ट्री की मदर लेके आएगी ना बच्चे को, वो एक तो ब्लीडिंग की हिस्ट्री देगी और वो कहेगी कि ये बड़े शौक करते हैं ना, एक दाना सब बाहर निकल आता है, एक ऐसे ही। और वो फिर बाहर ही रहता है अनलेस कि उसको खुद अंदर पॉलिप कभी भी खुद वापस नहीं जाता जब प्रोलैप्स बाहर आए। वो होगा कितना, आधा सेंटीमीटर, उससे भी 40 सेंटीमीटर बहुत, और उसका स्टॉक होता है। ऐसे ये मिकोजा है ना, यहाँ से वो ऐसे निकला और इधर तक आ रहा है, तो पीछे स्टॉक होगा उसका। बेस पीछे मिकोजा पे है, ये पूरा स्टॉक है और यहाँ तक है। इवन जब आप डीआरई करते हैं ना, तो बच्चों में डीआरई आप इसी तरह नहीं करते। बच्चों में डीआरई आप हमेशा एनेस्थीसिया में करते हैं, उसको जनरल सीजर देते हैं बच्चे को, तो जनरल सीजर दे के ना फिर डीआरई करते हैं। और जब आप डीआरई करते हैं तो यू कैन टेक आउट द पॉलिप आप एनल वर्ड से बाहर ला सकते हैं, स्टॉक उसका होता है। और जब हम उसको रिमूव करते हैं तो एनल कैनाल में रिट्रैक्टर लगाते हैं, लगा के उसके बेस जहाँ पे मिकोजा से वो निकल रहा है ना, वहाँ पे सूचर लगाते हैं। सूचर लगा के आगे से इसको काट देते हैं और इसको पैथ के लिए भिजवा देते हैं, पॉलीपेक्टमी। सही ना। और ये आमतौर पे किस्में होती है बच्चों में। और पॉलिप निकालने का क्या तरीका है, आप अगर इसमें डिसेंडिंग कॉलन में पॉलिप हैं या सिगमेड में पॉलिप हैं या अपर रेक्टम में पॉलिप हैं, वो तो आप फिंगर से नहीं निकाल सकते, वो तो आपको नज़र भी नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, क्लोनोस्कोपी। और क्लोनोस्कोप स्नेयर होता है, वो डालते हैं क्लोनोस्कोप के थ्रू, और स्नेयर डाल के
क्या गर्मी करते हैं पॉलिप को, उसको पहले काटते हैं, काट के फिर फोर्सेप से पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, उसको हिस्टोपैथ के लिए। तो आप पॉलिप को मैनुअली भी निकाल सकते हैं अगर लोअर रेक्टम में, अगर मिडल रेक्टम में, अपर रेक्टम में या कोलन में है, फिर आप किससे निकालते हैं? कोलोनोस्कोप से। ऑपरेशन से नहीं निकाल सकते पॉलिप। कैसे क्यों? अगर आप कहें मैं ऑपरेशन करके पॉलिप निकाल लूँगा, वो कैसे निकालेंगे? आप abdomen खोलेंगे, कोलन के अंदर तो आपको नज़र नहीं आ रहा, और कोलन को बाहर से नजर, यानी जब आप abdomen खोल के कोलन को देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कहाँ पे पॉलिप है। आप लेट से यहाँ से खोल लेते हैं, वहाँ पे पॉलिप है ही नहीं, तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो पॉलिप कोलोनोस्कोपी पर रिमूव करते। और जो लोअर रेक्टम के पॉलिप हैं वो आप उसकी सर्जिकल एक्सचेंज कर सकते हैं रूटीन में, ठीक है, विदाउट डूइंग कोलोनोस्कोपी। सही। हाँ जी। और क्या पूछते हैं आप? पता है कि मैं चाहूँ कम से कम आपका एक टॉपिक तो क्लियर हो गया। Yes, sir. दोबारा आपको हेमराइड ना डिस्कस करना पड़ेगा। आप अच्छी हिस्ट्री ले चुके हो हेमराइड की, यस सर, और अच्छी हिस्ट्री लेने के लिए आपने 7-8 चीज़ें पूछनी है तो उससे यस ब्लीडिंग, फिर ब्लीडिंग की डिटेल आगे वो ले जाए, फिर मैस प्रोट्रूडिंग ऑटोफेनिक कैनाल, फिर पेन, फिर फीवर, फिर और क्या जी, रिड्यूसिबिलिटी और चेंज इन बॉल हैबिट्स, abdominal सिम्टम्स, ये 6 या 7 और फिर ये कि ब्लीडिंग की आपने ज़्यादा डिटेल पूछनी होती है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लीडिंग होती कब है? आमतौर पर ब्लीडिंग कब होती है? स्टूल के साथ या स्टूल के बाद। सही। और अमाउंट आपने पूछ लेनी है, कलर पूछ लेना है, ये 2-3 स्ट्रीक चीज़ें तो नहीं आ रही, क्या ब्लीडिंग स्ट्रीक तो नहीं आ रही, बिल्कुल सही। वेट लॉस में लेकिन बाकी वेट लॉस, प्रोग्रेसिव वेट लॉस, ठीक है। तो ये टोटल। और एक चीज़ आपने ब्लीडिंग, कहीं भी ब्लीडिंग हो बॉडी में, एक चीज़ रूल आउट करनी होती है, कोगुलेशन प्रोफाइल, इसका डी रेंज तो नहीं, या तो डिजीज़ की वजह से हो सकता है या मेडिसिन की वजह से हो सकता है। मसलन जो कार्डियक पेशेंट हैं, कार्डियक वैल्व रिप्लेसमेंट हुई है, बाईपास हुआ है, स्टेंट डल है, वो लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट लेते हैं, तो एंटीकोगुलेंट लेने से भी ब्लीडिंग हो सकती है, वो उसकी वजह से है। तो आपने वो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के वो बंद करें, ऑपरेट करने से पहले वो बंद करें। और डिजीज़ की वजह से भी कोगुलेशन प्रोफाइल डी अरेंज हो सकता है। उसमें कौन सी डिजीज़ में कोगुलेशन प्रोफाइल डी अरेंज होता है? हाँ ठीक है, कीमो में भी हो सकता है, जब वो कम हो जाए तो कोगुलेशन प्रोफाइल। और ये नॉर्मली ना लिवर फेलियर में, स्पेशली ये जो हेपेटाइटिस बी सी होता है, जब ये टर्मिनल उसमें पहुंचता है ना, तो लिवर फंक्शन कंप्रोमाइज़ होता है, और लिवर फंक्शन कंप्रोमाइज़ होता है तो क्या होता है? उसको कोगुलेशन प्रोफाइल दे रेंज होता है। आप कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे ना, तो अगर नॉर्मल 14 सेकंड है, पेशेंट का 20, 25, 30 सेकंड है। तो ऐसे पेशेंट में पहले आपने कोगुलेशन प्रोफाइल ठीक करना है, फिर आपने हेमरेज करना। सही। कहीं भी ब्लीडिंग है, पहले कोगुलेशन प्रोफाइल आपने ज़रूर चेक करना है। हिस्ट्री भी लेनी है, क्योंकि ड्रग्स तो नहीं ले रहा ऐसे, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रूल आउट नहीं करना। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये कुछ कह रहे थे इस तरह के श्योरिटी के साथ कि मैंने एक दिन पीनट्स और एग वाइन गोइंग टू होम मैंने इकट्ठे लिए, और मुझे लगता है उससे ऑनवर्ड्स मुझे ये हेमराइड्स का मसला शुरू हुआ, और ये कह रहे थे मैंने 2-3 डॉक्टर से कंफर्म आउट किया। यार इस तरह है, मरीज जो उस वक्त डाइट ले रहा हो ना, और आमतौर पे ऐसी डाइट जो कॉन्स्टिपेशन काज करती है, उनके बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अदरवाइज़ एलोपैथी में आज सच ये बिल्कुल नहीं है कि फ़लाँ डाइट से, हर वो डाइट जो कॉन्स्टिपेशन काज करती है उससे। होमियो में है, अगर आप होमियो पढ़ोगे, मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो वो बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम करते हैं। वो सच्ची बात है, मुझे उसको कोई अंदाज़ा नहीं। हाँ जी, और कोई किसी का